हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ BSOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया पे वीडियो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई है। इससे पहले मैंने BSOC 131 का बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बारे में बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो वही चीज़ हम इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट को भी भेजिए ताकि उनको भी जो है हेल्प हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे जितने भी सारे हमारे चैप्टर हैं सारे हम देखेंगे। उनमें से यही चीज़ देखनी है कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको मतलब करने ही करने हैं, जो कि पासिंग मार्क्स लाने के लिए। इससे पहले मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक उसका, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिया के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए ब्लॉक 1 है हमारा इंडिया एज ए प्लूरल सोसाइटी, मतलब प्लूरल सोसाइटी है। और यूनिट 1 में हम देखेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, इट्स ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये आपको जो है क्वेश्चन बनता ही है कि यूनिटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है इंडिया की। तो आपको यहाँ पे ये देखना, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है। देखो, यूनिटी और डाइवर्सिटी, आपको पता है एकता, हमारे हिंदुस्तान में कितनी सारी कम्युनिटी है जो कि एक होके रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं साथ में, और कल्चर बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, ट्रेडिशंस हमारे बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया में ही कितने ज़्यादा जो है स्टेट्स हैं, और उसके मतलब हमारा सेकुलर है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है। अब देखो ब्लॉक 2 में यूनिट 2 इसका क्या है, चेंजिंग इंडिया, मतलब चेंज क्या क्या हुआ है वो चीज़ें हम देखेंगे इसमें। फिर है हमारा ब्लॉक 2 में आपको दिया गया होगा सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिस। तो ट्राइब, यूनिट 3 है ट्राइब, यूनिट 4 है कास्ट, यूनिट 5 है क्लास। अब ट्राइब के बारे में आपको पता है, ट्राइबल जो मतलब जो ये होते हैं ट्राइबल लोग जो जिनका कोई घर बार नहीं होता है, नोमैड्स कहते हैं शायद इनको। तो मतलब होता क्या है इनका कि इनका घर बार नहीं होता है। जो आपको पता है बकरवाल गुज्जर, हमारे अगर JNK की बात करें, बकरवाल गुज्जर ये सब होते हैं। और गद्दीज़ में आता है, गद्दी भी होते हैं, मतलब ट्राइबल लोग जो हैं उनका घर बार नहीं होता है। वो अपने जो उनका मतलब भेड़ें बकरियाँ वो सब होती हैं उनके साथ ही वो, और गुज्जर अगर देखेंगे उनके पास भैंसें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो उसी से जो है उनका गुजारा होता है। ठीक है, अब देखिए अब देखो यूनिट 4 में कास्ट आपको पता है, कास्ट जो है हमारे मतलब इंडिया में ज़्यादातर माना जाता है कि कास्ट है हमारे, अगर हिंदू में देखा जाए तो 4 वर्णाज हैं, है ना। तो पहले ब्राह्मण है हमारे, वैश्याज है और शूद्रज है, और मतलब 4 है ना, 4 वर्णाज हैं हमारे, और क्षत्रियाज हैं। सेकंड नंबर पे क्षत्रियाज आते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण है उनको नंबर 1 पे रखते हैं, और क्षत्रियाज जो हैं वो हैं क्या बोलते हैं, जो मतलब हमारे वीर, जैसे वीर योद्धा बनते थे। और ब्राह्मण आपको पता है गुरुज। अब तो सब चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी मतलब ये चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे है चीज़ें। और यो वैश्याज हैं जो बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस करते हैं, वो उनमें आते हैं। और शूद्रास जो है लोअर कास्ट आती है। ठीक है, आजकल तो ये सब ज़्यादा बहुत कम चेंजेस आ गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब चेंज आ गया, आप नहीं मानते लोग, लेकिन ये चीज़ें अगर देखी जाए तो होती थी। अब देखिए हम यही इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या मुश्किलात उनको हुए हैं।
ब्लॉक 3 है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड चेंज। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या हैं और उनमें चेंजेस क्या आए हैं। अब यूनिट 6 में हम देखेंगे फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। फैमिली हमारी, मैरिज क्या है, और किनशिप यानी कि किनशिप होते हैं जो हमारे रिश्तेदार। अब देखो यूनिट 7 रिलीजन। रिलीजन पे ही ये मतलब आप देखेंगे ना, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम। अब ये मत बोलना कि मैंने वीडियो बनाई है इसके लिए, नहीं। आप अगर आप इस बीए तक पहुँचे हैं तो इससे पहले 11 12 में अगर आपने ये सब्जेक्ट रखे थे तो आप उसमें पढ़ चुके हो। सोशोलॉजी या सोशोलॉजी में ही अगर किसी ने किया है तो उसको ये सब इसके बारे में नॉलेज है ही। तो ये तो मतलब कोई भी बता लेता है ना। ब्लॉक 4 में है सोशल आइडेंटिटीज़ एंड चेंज। तो अब देखो यूनिट 8 है दलित मूवमेंट। अब दलित मूवमेंट क्या है, ये आपको पता है कि जब मतलब अनटचेबिलिटी लोग जो हैं, जो उनके साथ क्या क्या हुआ मूवमेंट, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए, वो सब इसमें देखेंगे। यूनिट 9 है जेंडर बेस्ड मूवमेंट, ठीक है। यूनिट 10 में है ट्राइबल एंड एथनिक मूवमेंट। ब्लॉक 5 हम देखेंगे स्टेट, सोसाइटी एंड रिलीजन, कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म। ये दोनों चैप्टर जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, आप इन दोनों को किसी को नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कम्युनलिज्म के बारे में और सेक्युलरिज्म के बारे में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर मैंने इस पे क्वेश्चन पे वीडियो बनाई है तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पेपर में आते ही आते हैं आपको पास करने के लिए। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कम्युनलिज्म क्या है और सेक्युलरिज्म क्या है, ये आपको देखना ही देखना है। अब देखो कोर्स इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ने लगे तो लेंथी हो जाती है वीडियो, हम इम्पॉर्टेंट ही बताएंगे, ठीक है। ब्लॉक 1 इंडिया एज ए प्लूरल सोसाइटी। अब इंट्रोडक्शन इसका ब्लॉक 1 का, वी हैव इन दिस कोर्स सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। यहाँ पे ना मतलब प्लूरल की तरह ही है हमारी इंडिया में जितना भी। अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इसका अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी मतलब क्या है डाइवर्सिटी का, मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है। मतलब बहुत अलग अलग तरह के कल्चर हैं, उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब जैसे इवेंट्स हैं, आप देखो मुस्लिम में ईद होती है, यहाँ देखो हिंदू में कितने सारे जो है मतलब त्यौहार होते हैं, उनको वही सब चीज़ें जो हैं उनको ही डाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखो एक हिंदू है तो उसका वो अगर आप मतलब स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग इवेंट्स बनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली हो गई, रक्षाबंधन होगी, ये तो आ गए हमारे धार्मिक त्यौहार। और हमारे जो इंडिया में सब बनाते हैं, जिसको जैसे कि 26 जनवरी आ गई या बाकी मतलब 15 अगस्त आ गई, तो ये सब भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे मतलब ये भी हमारे इसी में आते हैं। मतलब डाइवर्सिटी कितनी अलग अलग तरह की, और आपको ये सब पता है हमारे इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, चेंजेस हैं, अलग अलग यूनिटी है, कम्युनिटी है। तो ये सब आपको देखना है। यूनिटी का क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ यूनिटी आपको बताना है। यूनिटी मतलब इतने सारा जो है हमारे इंडिया में मतलब अलग अलग कास्ट के लोग भी रहते हैं, बट हम एक होके रहते हैं, उसी को कहते हैं। फिर है फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो रेशियल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। मतलब ये पहला जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला तो आपको ये देखना ही देखना है कि डाइवर्सिटी क्या है और यूनिटी क्या है, इसका क्वेश्चन बनता है। दोनों को साथ में पूछ लेते हैं, या इसके इम्पोर्टेंस पूछते हैं, या इनमें डिफरेंस क्या है वो पूछते हैं, या रिलेशनशिप क्या है वो पूछते हैं, फैक्टर्स पूछते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। आप अगर आपको थोड़ा थोड़ा आपने समझा है, आप खुद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया। आप देखो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल यूनिटी भी है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज और ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेशन, ट्रेडिशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस,
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाइएगा। डिस्क्राइब द फॉर्म्स एंड बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये भी बताना है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिन द बोर्ड्स एंड मैकेनिज्म ऑफ यूनिटी इन इंडिया एंड, तो ऊपर वाला अगर आपको आता होगा तो ये भी आप बता ही दोगे, तो वो आपको पढ़ के जाएंगे तो ये भी आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बना सकते हो आप। फिर है प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू अवर ऑप्शन फॉर कंपोजिट कल्चर मॉडल रैदर देन ए यूनिफॉर्मिटी मॉडल ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी का क्वेश्चन अगर आपने देख लिया, आप उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये नीचे वाले दो उनको भी बता सकते हैं। कम से कम आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आप देखो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, द यूनिट डील्स विद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। यू मे हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, एकता और डाइवर्सिटी अलग अलग इंडिया की। बट डू यू नो वट एग्जैक्टली इट मीन्स, मतलब क्या तुम जानते हो कि मतलब क्या है। हेयर वी विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ दिस फ्रेज। तो फॉर द पर्पस द यूनिट हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में जो है इसको डिवाइड किया। इन द फर्स्ट सेक्शन वी विल स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ द टू टर्म डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, मतलब ये अलग अलग है लेकिन इनको जोड़ा गया। तो इन द सेकेंड सेक्शन क्या है, वी विल इलस्ट्रेट द फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कितनी कितनी तरह की डाइवर्सिटी है। फिर इन इंडियन सोसाइटी में, मतलब आपको पता है यार कितनी सारी चीज़ें, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारे ये लगाने का तरीका, फूड अगर देखेंगे वो भी एक फॉर्म है डाइवर्सिटी की, अलग है, हमारे कम्युनिटी अलग है, बहुत सारी, ये इन्हीं को कहते हैं फॉर्म्स। कितने कितने फॉर्म्स की हमारी जो है कल्चर अलग है। अगर आप देखेंगे बहुत सारी इवेंट, रिलीजन्स, कितनी सारी चीज़ें अलग अलग है, उसी को फॉर्म्स ऑफ उसी में आपने लिख देना है भाई। तो फिर देखते हैं हम इंडियन सोसाइटी फॉर डिटेल ट्रीटमेंट विल फोकस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, रेस, लैंग्वेज, देखा लैंग्वेज आती है, रेस आती है, रिलीजन है, कास्ट है, ये सब हमारे यही है हमारी डाइवर्सिटी। इन द थर्ड सेक्शन में अगर देखें 3 पार्ट्स में बांटा गया है, तो वी विल ब्रिंग आउट द बोन्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया। तो दीज आर जियोग्राफिकल, हम जगह की बात करते हैं, हम हमारे मतलब जैसे हाँ हमारे ये है, मतलब मंदिर, मस्जिद, पिलग्राम्स जो होते हैं ना, वो देखें हम, तो मतलब अलग अलग है। और आपको ये पता होगा कि मतलब ये कहा जाता है कि जहाँ पे, मतलब आपको ये देखा होगा आपने कि यहाँ पे मंदिर होता है, उसके साथ में ही मस्जिद भी होता है, मतलब आप देखेंगे ये साथ साथ में चलता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस पे हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग फिर बोलेंगे कि क्या बोल दिया है। ट्रेडिशन ऑफ एकोमोडेशन एंड ट्रेडिशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अबव ऑल वी विल नोट दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया इज़ बोर्न ऑफ ए कंपोजिट कल्चर रैदर देन ए यूनिफॉर्म कल्चर। तो आपको पता ही हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मानी भी जाती है, सब इसके बारे में मतलब अगर आप बाहर की देखें तो उतना नहीं पता, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आपको हर वेराइटी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी आप यहाँ से देख लीजिएगा कि मीनिंग क्या है। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी भी है और मीनिंग ऑफ यूनिटी भी है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब यूनिफॉर्मिटी देखो, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी किस किस तरह की, रेशियल डाइवर्सिटी है, ठीक है, मतलब ये लोग किस किस तरह के हैं, मतलब क्या क्या कम्युनिटी है उसी में, मतलब किस तुर्कियों, ईरान, ये आप देखिए, आप रेशियल के हैं, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। मैं डिटेल में अगर पढ़ाने लगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकियों का भी बताना है। तो ये अब एक एक टॉपिक जो ये क्वेश्चन है ना, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, पूरा पूरा लेक्चर बनाया होता है टीचर्स ने, वो वहाँ पे आप देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, फिर ये सब इम्पॉर्टेंट है। प्रोटो एस्ट्रोलॉयड, मतलब अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी ना तो वो हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हाँ
सॉरी। तो यहाँ पे आप देखिए रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है, ये सब इसमें है फॉर्म्स। ये हम पूरा अच्छे से नहीं ऐसे देख सकते क्योंकि हमें सारा कुछ बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब कास्ट डाइवर्सिटी भी आपको देखनी है। 4 वर्णास हैं, जाति भी जाति कहते हैं, आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास विद देयर स्पेशलिस्ट फंक्शन एंड लर्न डिफेंस ट्रेड एंड, मतलब ये जो है आपको पता है हमारे। हाँ, यू में सरप्राइज टू नो देयर आर मोर 3000 जाति इन इंडिया, मतलब 3000 जाति इंडिया में है। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है उनका। आप देखो हम तो बहुत सारे, वी फाइंड कास्ट अमंग द मुस्लिम है, क्रिश्चियन, सिख एंड एज वेल अदर कम्युनिटीज़ भी हैं। हम थोड़ी सी अब देखो, यू मे हैव हेard ऑफ द हायरार्की ऑफ शेख शायद मुगल पठान अमंग द मुस्लिम। ये सब आपको रिलीजन में आएगा। बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया, तो ये जियो पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब आपको ये आपको देखना ही देखना है, ये थोड़ा थोड़ा नज़र लगा दीजिएगा। अब है ट्रेडिशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ये इसके आंसर लास्ट में दिए होते हैं बुक में ही। चेंजिंग इंडिया में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, मतलब क्या है, नेचर क्या है सोशल चेंज का। 3 एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज, सम अलाइड कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज, डेवलपमेंट एंड चेंज as interchangeable and logically related terms, development and change as modernization, social change, structure and culture important है, understanding change in India, factor of change in India important क्वेश्चन मैं बता दिया पहले ही आपको कि फैक्टर्स जो है हर एक के आपको देखने हैं। अब देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन है, फिर है लिबरलाइजेशन, प्रिविलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, फिर है मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मूवमेंट, चेंजिंग इन इंडिया, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, चेंजिंग रूरल इंडिया, चेंजिंग अर्बन स्पेसिस। तो ये देखिए आफ्टर स्टडी, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज। मैंने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फॉर्म्स एंड पॉजेस ऑफ चेंज इन इंडिया बाय लर्निंग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट चेंज। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसको हम नहीं देखेंगे। एग्जामिन फैक्टर दैट आर एट प्ले इन चेंजिंग इंडियन सोसाइटी, तो एग्जामिन फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए कि क्या क्या है। फिर है प्रोवाइड ए डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द चैलेंजेस फेस बाय इंडिया एज इट्स रिस्पॉन्सिव, मतलब क्या क्या चैलेंज जो है हुए हैं ये हमको देखना है। और फिर डिस्क्राइब द नेचर इन विच इंडिया चेंजेस स्ट्रक्चरली एंड कल्चरली, स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ क्या और कल्चर में क्या क्या चेंजेस आए। तो ऊपर वाले 2 इम्पॉर्टेंट हैं, बीच में भी हम नज़र दे सकते हैं, लेकिन पास होने के लिए वो वाले भी आप देख लेंगे तो आप उसमें भी जो है आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो चेंज इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है ये। और थॉट चेंज इज़ ऑल अराउंड अस, तो ये चेंजेस तो आती ही रहती हैं। अब देखो आपको पता है कि हमारे किस तरह से सोशल चेंज हो गया, जैसे हमारे आया अभी कोरोना वायरस, ठीक है, उससे कितनी ज़्यादा हमारे मतलब इफ़ेक्ट पड़ा हमारे मतलब सोशल लाइफ पे, और उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गए हमारे। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ हमें, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा नुकसान भरने पड़े और हमने बहुत सारे लोग भी खोए। लेकिन यही इसको कहते हैं सोशल चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना। तो उससे क्या हुआ क्या, एक चेंज तो ये भी आया कि देखिए आपको पता है हम घर से पढ़ने लग गए। स्टूडेंट छोटी छोटी क्लास के थे, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लेकिन अब स्कूल नहीं जा सकते थे तो उनको मोबाइल फ़ोन थमा दिए गए। और कुछ बच्चों ने सही भी लिया और कुछ बच्चों ने उसका गलत फ़ायदा भी उठाया। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से फ़ायदा उसका उठाएंगे। तो यही चीज़ है कि मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, लेकिन हाँ बच्चों की लाइफ पे अफेक्ट भी पड़ा है।
कि मतलब हाँ नॉलेज भी है। अगर आप देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप सही रास्ता मतलब फ़ोन से आप पढ़ भी सकते हो और गलत रास्ते चले गए, तो वो दो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से रास्ते जाना है, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो चेंज मतलब बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसी को कहते हैं सोशल चेंज। अब मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे डिफाइन करके बताया, यहाँ पे अलग चीज़ें बताई गई होंगी पर आपको खुद से लिख सकते हैं। 3 एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज। तो ये है सोशल चेंज एसेंशियल प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन विद नो रेफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ चेंज। तो ये हम ज़्यादा नहीं दिखेंगे क्योंकि आपको खुद देखना है, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया। अब चलिए सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। डेवलपमेंट एंड चेंज एज इंटरचेंजेबल लॉजिकली रिलेटेड। आगस्ट काम्टे के बारे में, ये हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया है, मतलब उनके थिंकर की क्या क्या वो सोचते हैं। और आगस्ट काम्टे फादर हैं सोशोलॉजी के, पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और हॉबर्ट, इनका भी योगदान है, इमानुएल दुर्कheim का योगदान है, मैक्स वेबर हैं, कार्ल मैक्स हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, इन्होंने बताई हैं। और मॉडर्नाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो ये आपको देखना है। और चलो अब सोशल चेंज स्ट्रक्चर एंड कल्चर, यहाँ से आप देख लेना, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग चेंज इन इंडिया, फैक्टर ऑफ चेंज इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप टिक कर लीजिए, पढ़ के जाइएगा। अगर आपको यहाँ से मुश्किल लगता है कोई दिक्कत नहीं, आप जो है गूगल में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको डेफिनेशन या कुछ मिल जाएगा, कोई वहाँ पे वो नहीं होता है, दिया होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के बारे में आपको पता है कि देखो इंडस्ट्रीज़ जब आई, मतलब इंडस्ट्रीज़ आई तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, लोगों को भी मतलब जैसे जो लोग थे उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई, काम भी मिला। लेकिन इंडस्ट्री के मतलब ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। और अर्बनाइजेशन, शहर की लाइफ किस तरह से जो है चेंज हुई, जो रूरल एरिया के लोग थे वो शहरों में आ गए, और इस तरह से बहुत सारी चेंजेस हुई। अब देखो अगर हम ज़्यादा देखेंगे, सोशल मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये आप देख लीजिएगा। चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े ये आपको देखने हैं। चेंजेस रूरल इंडिया, मतलब रूरल जो है गांव के लोगों को भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई, शहरों में बसने लगे क्योंकि इंडस्ट्री का निर्माण हुआ। तो बहुत सारे लोग अपने फैसिलिटीज़ को करने के लिए, पूरा करने के लिए यहाँ पे शहरों में, अर्बन एरियाज़ में आ गए लोग, और ये सब चीज़ें हैं। हमारा ब्लॉक 2 फर्स्ट हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में कि ट्राइब्स, यूनिट 3। अब है ट्राइब्स, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइबल लोग के बारे में यहाँ पे बताना है आपको कि उनकी लाइफ में क्या क्या मतलब उनको फेस करना पड़ा। ट्राइबल लोगों को किस तरह से उन्होंने मतलब अपने मतलब उनको किस तरह से चैलेंज फेस करने पड़े थे, और कितनी ज़्यादा मुश्किलात उनको हुई। और ट्राइबल लोग जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन होते हैं। ट्राइबल वो होते हैं जिनका अपना घर बार नहीं होता, उनकी कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती है। वो लोग अपने जो उनकी मतलब भेड़ें बकरियाँ वो सब वो पालते हैं, और मतलब जो उनके पास भैंसें गाय जो मतलब उनका पालते हैं वो, और उनका जो है दूध वगैरह बेच के वो अपना गुजारा करते हैं। और मतलब एक हिसाब से वो डेरा लगाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता कब कहाँ कब मतलब अब यहाँ है तो कभी मतलब कहीं और, मतलब उनका वो कोई फिक्स नहीं होता कि कहाँ पे रहना है उनको, ठीक है। और यही लोग होते हैं। अब देखो इनके बारे में करैक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो इनके ट्राइबल के आपको करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल इन सेंट्रल इंडिया, तो इंडियाज़ में बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं, और JNK में भी हैं ट्राइबल बहुत सारे, ठीक है। तो पूरे इंडिया में जो हैं फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है।
तो ट्राइबल लोग जो हैं, अब देखो इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना है ये वाला। और डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये सेकंड वाला भी देखना है। और आपको जो है ये वाला देखना, डिस्कस द रेगुलेशन एंड रेजिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द न्यू काइंड ऑफ स्ट्रगल ऑन द इशू। तो आप अगर पहला और दूसरा जो दिया गया है ये पढ़ लोगे तो आप नीचे वाला भी कर लोगे, क्योंकि ऊपर वाला पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको ये देखना है, अगर अब थोड़ा बहुत आप जानते हैं खुद से बना लेते हैं, कम से कम आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग ट्राइब को समझने के लिए आपको ये सब पढ़ना है। और अगर मैं पढ़ने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि पूरा आप मैंने आपको बताना है कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बताने हैं इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए दिक्कत हो जाएगी। और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया, तो ये आपको बताने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जो इसके पॉइंट्स हैं ना, जैसे डेफिनाइट, कॉमन, टोपोग्राफी, तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं, बाकी आप खुद से बना सकते हो। सेंस ऑफ यूनिटी, एंडोगेमस ग्रुप, कॉमन डायलेक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोटेक्शन अवेयरनेस, तो ये सब चीज़ें जो है कॉमन कल्चर होता है उनका। लैंग्वेज सेम से मतलब लैंग्वेज कॉमन होती है, और भगवान को एक भगवान को मानते हैं वो, उनका अपना मतलब अलग ये सिस्टम होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट हैं इसके। फिर है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल इन सेंट्रल इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी मतलब रहने सहन का उनका तरीका, और ट्राइब एंड फॉरेस्ट, ये भी देख के जाइएगा। फिर है ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास बुक आई होगी तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बताने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए आप। ट्राइब अनरेस्ट, ये भी देख लीजिएगा, उसका क्या इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या पूछा जाता है। अब देखिए, कास्ट इम्पॉर्टेंट है। कास्ट के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि मतलब ये आपको 12th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, वहाँ का थोड़ा थोड़ा माइंड में आपको होगा ही। अब देखो, फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम के बताने हैं आपको, ये देख लो फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम, ये एक क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको सारे लिखने हैं। अब देखो, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हायरार्की, restriction on feeding and social integration, civil and religious disability and privileges of different section, restriction on marriage और lack of unrestricted choice of occupation। मतलब ये है इसमें कि जैसे अब ये जो लोग हैं अपने मतलब ये क्या होता है कि कास्ट में क्या होता है कि अपनी ही कास्ट में शादी करनी पड़ती थी पहले। अगर वो कोई मतलब अलग करता था तो उसको बॉयकॉट कर लिया जाता था, मतलब अपने, अब जैसे ब्राह्मण है उसने ब्राह्मण में शादी करनी है। अब देखो, काम को लेके भी ऐसा होता था, अगर ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण ही बनना है, पंडित का काम ही करना है, मतलब शिक्षा गुरु ही बनना है, ये अलग नहीं कर सकता। अब जैसे क्षत्रियाज है तो उसको क्षत्रियाज का काम ही करना है, यानी कि योद्धा। आपको पता है जैसे अब हमारे पहले तो योद्धा बोल सकते हो आप, राजा महाराजों को, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे भी देखें तो जैसे आर्मी में जाते हैं ना सोल्जर्स, तो उनको कहते हैं। और जो वैश्यास हैं वो बिज़नेस, अगर जो बिज़नेस करता है तो उसको बिज़नेस ही करना, अलग कम्युनिटी वो चूज़ नहीं कर सकता, सॉरी अलग काम जो है ना ऑक्यूपेशन भी वो नहीं कर सकता, उसमें भी उसको रिस्ट्रिक्शन थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब खाने पीने की भी चीज़ है, खाने में अगर देखेंगे फीडिंग मतलब खाने का देखें तो जैसे ब्राह्मण है वो नॉनवेज नहीं खा सकते, वो रिस्ट्रिक्शन थी। और ये चीज़ें होती हैं कि मतलब आपको अब जैसे ब्राह्मण को पहले रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन आजकल अब जैसे JNK की बात करूँ मैं तो JNK में कश्मीरी पंडित्स हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, क्यों वो इसलिए खाते हैं क्योंकि वो शिव भक्त हैं। और हमारे मतलब ऐसा होता है कश्मीरीज़ में कि वो मतलब भगवान शिव के भक्त हैं, तो वो भगवान शिव को चढ़ाते हैं, तो वो अलग अलग, देखो ये तो कल्चर की बात है, अलग अलग चीज़ें होती हैं।
तो ये आप ज़्यादा नहीं हम इसमें जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी कि मतलब जो जिस कम्युनिटी का है वो उसको उसी तरह से रहना है, अगर बाहर का सोचता था वो तो उसको जो है सज़ा दी जाती थी। मेन ये है इसका, और फ्यूचर इसके यही है। यही तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर ऐसे समझा के। तो मेन तो आपको खुद ही लिखना है इंग्लिश में। अब इसका जो है थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट, तो कास्ट एंड क्लास के बारे में बताना है और जजमानी सिस्टम बताना है। कास्ट एंड कंटिन्यूटी विद कास्ट सिस्टम, कास्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़ लीजिएगा। और पहला मैं इम्पोर्टेंट मैंने ये बता दी हूँ, फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम और कास्ट क्या होता है ये आपको पढ़ के जाने हैं, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ये एक पॉइंट की तरह यूज़ करना है। ये जो देख रहा है ना आपको बताती हूँ टिक करके, ऐसे पता चल रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि फ्यूचर क्या है कास्ट सिस्टम की, ठीक है, मतलब फीचर क्या है। तो ये आपको बता देने हैं। पहला फ्यूचर ये सब फ्यूचर्स हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे कास्ट एंड क्लास के बारे में आपको बताना है, कास्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। चेंज एंड कंटिन्यूटी विद इन कास्ट सिस्टम, ये भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा लेकिन ज़्यादा नहीं, पहला ऊपर वाला ही आपको देखना है। क्वेश्चन ये बन जाता है, डिफाइन करिए कास्ट और फ्यूचर क्या है उसके, कास्ट क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही आप पढ़ के जाना है बस। फ्यूचर भी कास्ट क्या है ये भी आपको पता है, कास्ट क्या होती है, जाति होती है। 4 वर्णाज होते हैं और उसमें जो है कास्ट यही होता है कि जाति, उसको जाति कहते हैं। समझ में आ रहा है, जाति, कास्ट को, कास्ट मीन जाति, उसी से निकला है संस्कृत में से। और ये देखो ये देख लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था और ये सब चीज़ें आपको पता है। अब चलो ये इम्पोर्टेंट मैंने इसका बता दिया, सेगमेंटल ये सब देखने हैं आपको। मैं पहले इसका डिफ़ाइन कर चुकी हूँ आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँगी तो क्या होगा, सारी मतलब नहीं बना सकती, फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप बोर हो जाओगे और आपको जल्दी, अब एग्ज़ाम है तो ज़्यादा अगर लेंथी बन जाए तो फिर दिक्कत होती है। चेंज एंड कंटिन्यूटी विद इन कास्ट सिस्टम, चेंज क्या हुआ, मतलब क्या क्या चेंजेस आए कास्ट में, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि मतलब हम कास्ट को चेंज कर लेते हैं अपने काम के थ्रू। हम जो है अपना काम ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं, हम अपनी क्लास को चेंज कर लेते हैं, उसको ही कहते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ये देख लो, मैं आपको बता चुकी, ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट में नीचे चले जाएंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लास। क्लास के बारे में देखते हैं। सोशल क्लास इन इंडिया, सोशल क्लास क्या है इंडिया की ये बताना है आपको। और यहाँ पे बताया कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, ब्रिटिश रूल जब आए थे तो उन्होंने क्या क्या मतलब हमारे इंडिया में चेंज किए हैं, ये चीज़ें देखनी है। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल क्लास इन इंडिया। क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका मीनिंग क्या है और क्लास है क्या इंडिया की। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ, ये भी देख लीजिएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था। और डिस्क्राइब द रूरल एंड अर्बन क्लासेस इन इंडिया, थर्ड वाला देखो, एक तो पहला देख लो, दूसरा देख लो और ये देख लो तीसरा। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। सोशल क्लासेस इन इंडिया क्या है ये आपको यहाँ से देख लो। चेंज इन कल्चर, फॉर्मुलेशन, अगर हम फॉर्मुलेशन इन इंडिया की बताएं तो ये पॉइंट्स, चेंज क्या क्या हुआ, एग्रीकल्चर में भी चेंज हुआ था, फिर इसमें हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स में चेंज हुआ। जो ब्रिटिश ने रूल किया उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाए, उन्होंने बहुत सारी चेंज भी किए हैं इंडिया में, ये नहीं हम कह सकते, ठीक है, फ़ायदा भी हुआ है ऐसा नहीं है। लैंडलॉर्ड, सोशल क्लास इन इंडिया, रूरल क्लासेस इन रूरल इंडिया। लैंडलॉर्ड, टाइप्स ऑफ लैंडलॉर्ड, इंटरमीडिएट्स, लैंड रिफॉर्म एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, तो मैंने इम्पोर्टेंट ऊपर बता चुकी हूँ, ये पॉइंट्स आपको देख लेने हैं। रिच पीजेंट, मिडल पीजेंट एंड पोअर पीजेंट, रिच बहुत ज़्यादा, मिडल थोड़ा बहुत और पोअर यानी कि गरीब। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अब नज़र देख लीजिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। पहले भी आपको ये पूछा गया है, ये एग्रीकल्चर में ही मतलब आता है ना।
चलो ये देख लिया, ये इसकी इमेजेस हैं। सोशल क्लासेस इन अर्बन इंडिया। In the urban area, social classes comparison principally capitalist, commercial and industrial, corporate sector, professional classes, petty traders and shopkeepers, working classes, commercial and industrial। तो अंडर द ब्रिटिश रूल जब हुआ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, मैं फिर से पढ़ने लग जाती हूँ। ये डिफाइन किया गया है ऊपर जो हमने पढ़ा ना, वर्क में चेंज हुआ। फिर ये देख लीजिएगा, अब देखो आंसर्स इसके दिए होते हैं, ऊपर क्वेश्चन है तो आंसर। अब देखो थर्ड वाला, अब नेक्स्ट है ब्लॉक 3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 3 में से भी। अब देखो पहला भी हमने देख लिया, दूसरा भी देख लिया। चेंजेस में पहले ही आपको वो चीज़ें आती हैं, मतलब डाइवर्सिटी और यूनिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके फैक्टर्स। फिर ट्राइबल के बारे में, कास्ट के बारे में पूछा जाता है, क्लास के बारे में पूछा जाता है। ब्लॉक 3 में इंस्टीट्यूशन, ये तो हम पहले का पढ़ चुके हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली पढ़ने की, क्योंकि इंस्टीट्यूशन आपको पता है कौन कौन से हैं। अब देखो ये तो हमारा पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th-12th में हमारा था। तो फैमिली क्या होती है यार, आपको पता है, मैरिज एंड किनशिप। अब देखो पूछा जाता है ये भी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, फैमिली, साइलेंट फ्यूचर ऑफ फैमिली, फंक्शन ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप मतलब टाइप क्या है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। और फैमिली न्यूक्लियर वो होती है मम्मी पापा और बच्चे। जॉइंट फैमिली वो होती है जहाँ पे ग्रैंड मदर होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, मतलब पूरा चाचा चाची सब मिलके उनको कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो अब आज के टाइम पे जो है टाइप्स अब देखेंगे ना, आज के टाइम पे जो है वही चलती है, न्यूक्लियर ज़्यादा फैमिली होगी है, क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं। तो आपको जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है, ये चीज़ हो चुकी है। न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज के टाइम पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज का देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैरिज का बताना है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज इन इंडिया, रूल ऑफ स्पाउस सेक्शन इन इंडिया देखना। फॉर्म ऑफ मैरिज क्या क्या है, मैरिज के फॉर्म्स आपको पता है कि किस किस तरह की मैरिज होती है। तो ये आप पहले पढ़ चुके हो 11th में, पता नहीं आपने याद रखा है या नहीं। फंक्शन ऑफ रिसेंट ग्रुप्स, अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। डिफाइन लगा ही देती हूँ। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, कॉन्सेप्ट बताओ, मैरिज बताओ और किनशिप बताओ। किनशिप क्या होता है, हमारे रिश्तेदार। मैरिज यानी कि शादी, मैरिज भी किस किस तरह की होती है, उसके टाइप्स पूछे जाते हैं, किस किस तरह की मैरिज होती है वो आपको याद रखनी है। ये बहुत अलग अलग तरह की मैरिज होती है। अब नाम यहाँ पे दिए होंगे कि नहीं, लेकिन आप गूगल में सर्च करेंगे तो बता दिया जाएगा। 5 6 7 8 टाइप की मैरिज होती है, ठीक है। तो अब और फैमिली ये होती है कि मतलब फैमिली हमारी, देखो बच्चा पैदा होता है फैमिली में, और मम्मी पापा बच्चे ब्रदर सिस्टर, ये यही तो फैमिली है। और क्या है, आप बोलोगे फैमिली क्या है, यही तो है। अब देखो ये वाला हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट। अब करैक्टरिस्टिक्स इसके बताने हैं, फंक्शन बताने हैं, ये बताने, ये सारा पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना। द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, साइलेंट फ्यूचर ऑफ फैमिली, यूनिवर्सिटी, फाइनेंशियल प्रोविज़न, लिमिटेड साइज एंड न्यूक्लियस, इमोशनल बेसिस, सोशल रेगुलेशन। फंक्शन ऑफ फैमिली के क्या क्या फंक्शन है ये आपको दिए गए हैं यहाँ पे। 6 टाइप फैमिली की टाइप्स पहले ही बताया, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर एंड जॉइंट, न्यूक्लियर फैमिली, सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। मेन तो 2 ही बताई जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन,
ये सब चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता चुकी हूँ, सब पढ़ के जाना है। अगर हो सके तो मतलब आप पूरा जब पढ़ते हो ना तो सारे एक साथ पढ़ा करो। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज के बारे में बताना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैरिज, ये बताना है। मीनिंग और डेफिनेशंस, ये है टाइप्स। रूल ऑफ सबसेक्शन, हाँ। प्रोहिबिट रूल, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, जस्ट एबो, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, ये टाइप्स है मैरिज की, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ये देखो ना, ये वाला क्वेश्चन है हमारा क्या कि रूल ऑफ स्पाउस सेक्शन इन मैरिज के रूल क्या क्या हैं, यही पूछा गया है। और इस तरह की मैरिज होती है, ये आपको पूछा जाए तो फॉर्म्स ऑफ मैरिज, मोनोगैमी, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्रीगैमी। तो मोनोगैमी में क्या होता है कि अमंग द हिंदूज अंटिल द पैसेज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 हिंदू मैन वाज परमिटेड टू मैरी मोर देन वन वुमेन, ठीक है। एक ही मतलब एक से ही शादी कर सकते हैं। मोनोगैमी में ऐसा होता है, ये हम नहीं ज़्यादा समझाएंगे। पॉलीएंड्री और पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आप गूगल में सर्च कीजिए, पूरा बता देंगे आपको। और अगर आप सिर्फ इतना सा क्वेश्चन टाइप कीजिए कि कितने टाइप के, तो पूरा आपको बता देंगे। बहुत अलग अलग भी अगर मैं डिफाइन करने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ किनशिप, बेसिक कंसेप्ट ऑफ किनशिप, द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट, टाइप्स ऑफ डिसेंट। फंक्शन ऑफ डिसेंट ग्रुप्स, ये हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, इम्पॉर्टेंट मैं बता चुकी हूँ आपको क्या क्या करके जाना है। अब है रिलीजन, रिलीजन आपको मालूम है क्या क्या होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी, उनका रिलेशन क्या है रिलीजन और सोसाइटी के बीच में। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी इन इंडिया। तो सम रिलीजियस इन इंडिया, क्या क्या रिलीजन है हमारे कम्युनिटी, क्या क्या है, हिंदूज़, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है। ये आपको पता होना चाहिए। हिंदूज़ में क्या क्या होता है, इस्लाम में क्या होता है, क्रिश्चियन में क्या होता है और बुद्धिज़्म में क्या होता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है बस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। डिस्क्राइब द, अब मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी, आपको रिलेशनशिप बताना है रिलीजन और सोसाइटी के बीच में। फिर है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरेटिकल सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ रिलीजन, बता सकते हो, देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे देखना है एक्सप्लेन द एमरजेंस एंड नेचर ऑफ रिलीजियस इन इंडिया, ये वाला भी देख लीजिएगा। डिस्कस द हिस्टोरिकल फैक्टर रूल एंड एमरजेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस इन इंडिया। तो थोड़ा थोड़ा आपको देखना है, लेकिन ऊपर वाला जो है इम्पोर्टेंट है, बता चुकी हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, तो ये इमाइल दुर्खाइम ने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है। वहाँ पे ये आ सकता है कि इमाइल दुर्खाइम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मैक्स वेबर का क्या है, कार्ल मार्क्स का क्या है, ये आपको पूछ सकते हैं। ऑप्टिकल इंडो, तो ये नहीं देखेंगे, हाँ ये ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बताया सोशियोलॉजिस्ट ने, सम मेजर रिलीजियस ऑफ इंडिया। तो ये आपको यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा दिखाना है कि मतलब गिव द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन इन इंडिया, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू enumerate and narrate them here. The census of India identifies 7 religious दिया गया है communities, Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain and other religion and persuasion including unclassified sect. तो according to the census 2011 के मुताबिक अगर देखा जाए तो हिंदूज़ इंडिया में कितने हैं,
79.80% और मुस्लिम देखा जाए 14.23%, क्रिश्चियन देखें तो 2.30% और सिख देखें तो 1.72% हैं हमारे इंडिया में। सबसे ज़्यादा हिंदूज़ हैं, फिर मुस्लिम्स हैं, फिर क्रिश्चियन हैं, फिर सिख हैं, फिर बुद्धिस्ट हैं 0.70% और जैन बहुत कम है। अदर रिलीजन जो हैं उनका थोड़ा थोड़ा दिया गया है। तो हिंदूज़ के बारे में आपको बताना है, हिंदूज़ का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस्लाम का पूछा जाता है, या फिर ये पूछा ऊपर वाला मैं बताया था आपको कि कितनी टाइप की कम्युनिटी है वो पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करना होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं आप अगर थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन आपको ये करना है हिंदूज़ क्या मतलब उसमें कल्चर क्या है, उनके इवेंट क्या है, ये इतना इतना बता दो, उनकी बुक्स क्या हैं ये बता दो तो काफ़ी है। इस्लाम के बारे में अगर पूछेंगे, इस्लाम के मतलब क्या इवेंट है, ईद बनाई जाती है, उनका बुक्स जो है कुरान है, ये आपको बताना है। और अगर हिंदू का देखा जाए हमारी भागवत है, रामायण है, तो ये बुक्स थोड़ी थोड़ी बता दें आप तो चल जाता है, हो जाता है। क्रिश्चियन के बारे में बता दें आप कि क्रिसमस मनाया जाता है और उनका थोड़ा बहुत बताना है आपको बस। बुद्धिज़्म का बता देना है, थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करके आपको मार्क्स मिल जाते हैं, 20 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। मैं बस थोड़ा सा आपको गाइड कर रही हूँ। ब्लॉक 4 देखें, सोशल आइडेंटिटीज़ एंड चेंज। ब्लॉक 4 में दिया गया है दलित मूवमेंट। अब देखो दलित मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही पूछा जाता है कि दलित मूवमेंट है क्या। द टर्म दलित बहुत ज़्यादा यहाँ पे अम्बेडकर जी ने बहुत ज़्यादा इनका दिया गया है। अब देखो दलित मूवमेंट इश्यूज एंड चैलेंज, दलित को क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े थे। तो आपको पता है कि पहले क्या होता था, जो शूद्रास हैं, जो छोटी जाति हैं, उन्हीं को दलित कहते हैं। पहली बात तो ये है, उनको बहुत ज़्यादा उनको सब कुछ नहीं मतलब जैसे अब स्टडी के बारे में किया जाए तो वहाँ पे स्कूल में उनको अलाउड नहीं था। उनको मतलब अगर किसी ने गलती से मतलब कर भी दिया तो उसको क्या मतलब एडमिशन करवा भी दिया तो उनको जो है अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते थे, कोसों दूर बिठाते थे, ना कि बेंच में बिठाते थे, नीचे बिठाते थे। तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। खुद अम्बेडकर जी ने बहुत सारे चैलेंज फेस किए हैं इस रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इशू होते थे पहले। और उनको जहाँ तक कि पानी पीने का भी, जैसे अब हैंड पंप था ना, तो वहाँ पे नलके में देखा जाए तो जो बड़ी जाति के वो हाथ लगा सकते थे, लेकिन अगर छोटी जाति का हाथ लगा दिया, गलती से पानी पी लिया, तो उसको सज़ा दी जाती थी उस बात की। तो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, अनटचेबिलिटी थी। ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दलित के बारे में आपको सब कुछ बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ही मैंने आपको बता दिया यहीं से। वो सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द सोशल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी आपको बता दिया मैंने। ब्राह्मणिक हिंदुज़म, तो जो बड़ी जाति के हैं वो छोटी जाति पर दबाव डालते थे, सीधी सी बात है। अब ये सब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इनके लिए बनाया गया, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और अब तो मतलब बहुत ज़्यादा अब उनको हेल्प हुई है, अब ऐसा नहीं होता है। अब कई कई जगहों पे अभी भी है, गाँव की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे होती है अनटचेबिलिटी, लेकिन उतना नहीं जितना पहले होता था। अब देखो एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दलित एंड दलित मूवमेंट। आपको मीनिंग बताना है दलित क्या है। दलित आपको मैं बता चुकी हूँ, दलित वो होते हैं जो अनटचेबल लोग, शूद्रास, ठीक है। सीधी सी बात है कि वो नीची जाति के, उनको ही कहते हैं दलित। और दलित मूवमेंट मतलब मूवमेंट यही आपको बताने की क्या क्या हुआ था उसके बीच में, सब दलित के मतलब थोड़ा थोड़ा बता दो यार, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझना ज़रूरी है। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेज एंड फॉर्म्स ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया। तो डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या हुई, मतलब क्या क्या स्टेजेस थी और फॉर्म क्या क्या हैं वो बताने हैं। सब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। मैं नहीं पढ़ूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा बता चुकी हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वर्नाज है, इनका सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वर्नाज जो हैं 4 वर्नाज हैं, तो ये आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में पहले भी।
कि क्या क्या होते हैं। अनटचेबिलिटी ये सब दिक्कतें हुई थी। ब्राह्मण हिंदुज़म ये सब। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, राइज ऑफ प्रिंट एंड पब्लिक स्पेयर्स, एक्सप्लेन द वन लैंड द कास्ट अनटचेबिलिटी सोशल, मतलब ये तो ऐसे ही इन्होंने पूछा है, ये इम्पॉर्टेंट है कि मतलब ये डिफरेंट फेजेस ऑफ दलित मूवमेंट। तो किस किस ने इसके बारे में, दलित मूवमेंट में आपको बताना है कि किस किस ने इसके बारे में चेंजेस लाए हैं। तो ज्योतिबा फुले एंड दलित रिफॉर्म मूवमेंट, उन्होंने भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड की थी कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा इसमें मतलब किया है गवर्नमेंट से, तो वो भी बहुत ज़्यादा माने जाते थे, तो उन्होंने भी इनके लिए, दलित के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी है कि मतलब उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है, सबके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए। तो ये चीज़ें हुई हैं और उनको दिया गया है बहुत ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट की तरफ से। अब ऐसा नहीं होता है, कानून बनाए गए हैं। तो अदर मूवमेंट ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है ना। जेंडर बेस्ड मूवमेंट, अब जेंडर की बात की जाए तो ये होता था कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द की सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर, डिस्कस, ये बताना है क्वेश्चन। Discuss how gender roles are socially constructed in a society. Describe, तो ये भी देख सकते हैं। स्टेटस देखना है, आउटलाइन द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया, ये भी देखना है, और लेबर और चैलेंज क्या क्या हुए। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जेंडर के ये होता था कि जो लेडीज़ हैं उनको काम नहीं किया, मतलब उनको जो है पहले क्या होता था कि लेडीज़ को नहीं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो समझते थे कि उनको चौके में ही करना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए, और मेल जो है वो जॉब करें, वैसे मतलब उनको बहुत ज़्यादा उन पे रोब जमाया जाता था लेडीज़ को, और उनको अलाउड नहीं था बाहर जाना। और आजकल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लेडीज़ ही आजकल आगे हैं। आजकल मतलब लेडीज़ को भी वही दर्जा दिया जाता है और मेल्स को भी वही दर्जा दिया जाता है। लेडीज़ भी वही काम, लेडीज़ और मेंस में फ़र्क आजकल नहीं किया जाता, लेकिन पहले ये किया जाता था। मेन चीज़ ये है, जेंडर बेस का ये मतलब है। और अर्ली फेमिनिस्ट, मतलब पहले उनको काम नहीं, मतलब उनको नहीं समझा जाता था। फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। अब देखो डाउरी अगर देखा जाए, डाउरी मूवमेंट है, मतलब दहेज प्रथा। तो लेडीज़ को ये भी दिक्कत, पहले ऐसा होता था कि मतलब आज भी ये चीज़ दहेज प्रथा के बारे में कानून बनाए गए हैं। अगर आजकल दहेज लेता है तो उनको केस हो जाता है, लेकिन कई जगहों पे आज भी ऐसा होता है, दहेज लेते ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए लड़कियों को जो है मतलब दिक्कतें आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि अगर बेटी पैदा हो गई है तो उनको दहेज देना पड़ेगा। और ज़्यादातर गरीब को दिक्कत आती है कि वो कैसे करेगा उसकी शादी, तो इसीलिए उनको ज़्यादा लड़कियों को जो है पेट में ही मार दिया जाता था। लेकिन अब भी मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो मतलब दिक्कत आती ही आती है। कई कई जगहों पे फ़र्क किया जाता है लड़का और लड़की में। और डाउरी की अब तो बनाया गया है कि डाउरी नहीं लेनी चाहिए, पर ऐसा अभी भी होता है। तो ये सब आप देखिए, लड़का और लड़की में डिफरेंस किया जाता था, जेंडर और सेक्स ये बताया है आपको। ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ द मूवमेंट, तो आजकल लड़कियां ही आगे हैं। ये भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हर फील्ड में लड़कियां नाम कमा रही हैं। पहले ऐसा इतना ज़्यादा अलाउड नहीं था। अब देखो, चैलेंज टू द वुमेन
मूवमेंट। तो चैलेंज क्या क्या फेस करने पड़े थे उनको। अब देखो पहले क्या होता था, सती प्रथा, आपको सुना होगा आपने कि सती प्रथा क्या होता था। अगर हस्बैंड मतलब पहले तो ये होता था लड़कियों के साथ कि पहले ही मतलब छोटी उम्र में शादी करवा दी जाती थी, और अगर मतलब उसका हस्बैंड मर गया तो उसको ऐसा होता था कि उसको उसके साथ ही जलना पड़ता था। सती प्रथा वही है कि उसको साथ में ही जला देते थे उसको। और विडो की तरह, विडो की लाइफ बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा नहीं भी होता था तो विडो की लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती थी उसको, मतलब ऐसे ना नीची नज़र से देखते थे उसको, विडो को। ठीक है, ये सब चीज़ें उनको भी। अब फिर उसके बाद ये क्या, उनको भी इंसाफ मिला। ठीक है, ये सब दिया गया है इसमें, ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। फेमिनिस्ट मूवमेंट पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है, फिर मत बोलना बताया नहीं। ट्राइबल एंड इथनिक मूवमेंट। ट्राइबल के बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। 10th पे पहुँच चुके हैं हम। यूनिट 10 स्ट्रक्चर ट्राइबल मूवमेंट, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचर एंड नेचर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट। अब देखो पहले आप ट्राइबल के बारे में थोड़ा, जितना भी आपको कहीं से भी नॉलेज मिलता है पढ़ लो। ठीक है ना, कुछ भी पूछ लेते हैं। और काजेज़ ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, क्या क्या काज थे। डिफरेंट फेज ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, ये आपको यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग के, तमार रिवॉल्ट, द खिरवार मूवमेंट, संथल रिवॉल्ट, बख्ता मूवमेंट, विरसा रिवॉल्ट और मिदनापुर। ये तो पॉइंट, अगर फेज़ पूछेंगे तो आपको ये सारे फेज़ आपको लर्न करने हैं। डिफरेंट फेज़ पूछेंगे ना तो आपको ये पॉइंट्स जो है ना बताने हैं, और फ्यूचर बताने हैं इसके। और एथनिक मूवमेंट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द इमरजेंस ऑफ एथनिक मूवमेंट पूछा जाता है। यहाँ पे देखो क्या है, डिफाइन द टू मेन फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट, ट्राइबल एंड एथनिक मूवमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ ट्राइबल एंड एथनिक मूवमेंट, ये आपको बताना है। डिस्कस द इमरजेंस, ये भी बताना है। और फेजेस मैंने आपको बता चुकी हूँ, और ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन 20-20 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको कम से कम आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 3 घंटे आपको पेपर को दिए करने के लिए दिए जाते हैं। बहुत हिसाब से एग्ज़ाम करना है, ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को लगे रहे तो बाकी रह गए। तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, ट्राई करना है कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, अगर आप देखो पहला कर लेते हो 4-5 पेज का करना है। अगर 20 मतलब आपको बोला है 500 वर्ड तो 5 पेज का करना है। 400 वर्ड बोला है तो 4 पेज होने चाहिए, 4.5। तो 500 वर्ड तो 550 होने चाहिए। 6 भी लिख दो, लेकिन इतना नहीं होता है क्योंकि राइटिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी लिखना होता है, दिमाग नहीं चलता उतना। तो टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए आपको करना है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन को लगे रहे बाकी रह गया, थैंक यू हो जाएगा फिर। काजेज़ ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, क्या क्या काज थे ये आपको डिफ़ाइन किया मैंने, ऊपर वाला बता दिया कि इसको आपने फेज़ क्या क्या थे, फेजेस के बारे में पूछा जाता है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं, डेट याद रखनी है, नंबर मिल जाएंगे। इतना नीचे वाला ना लर्न करो, लेकिन ये तो करो थोड़ा बहुत। साइलेंट फ्यूचर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, तो ये देखना है। एथनिक बता दी हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है। फिर है हमारा एथनिक मेजॉरिटी, इस सबको थोड़ी थोड़ी नज़र दे देनी है आपको। एथनिक मेजॉरिटी, फिक्स मेजॉरिटी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ इम्पोर्टेंट क्या थे। देखो अगर आपको नहीं भी आता है ना, थोड़ा थोड़ा आपको, आपने सिर्फ मतलब नॉलेज है ना उसकी, तो आप तब भी बना सकते हो, पास हो जाओगे। लेकिन मतलब छोड़ के नहीं आना, खाली छोड़ के आ जाओगे तो क्या ही देगा एग्जामिनर, मार्क्स कहाँ से देगा आपको, पास कहाँ से करेगा, फिर तो सपना रह जाएगा पास होने का। अगर तुम कुछ नहीं, कोरा कागज़ ये जैसे कोरा दिख रहा है वैसे लिख के आ जाओगे। ब्लॉक 5 है स्टेट, सोसाइटी एंड रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक। इंट्रोडक्शन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि
अब कम्युनलिज्म पहले ही मैंने स्टार्ट किया था, पहले ही बता दिया था कि ये आता ही आता क्वेश्चन है। अब देखो सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है भाई, ये मत बोलना कि नहीं बताया। ये क्वेश्चन की तरह देखना है आपने। देखो ये बताना है कम्युनलिज्म मीनिंग एंड डेफिनेशन, तीनों चीज़ पढ़ देनी है। इसके ग्रोथ ये पढ़ लेना है, इसको कुछ नहीं छोड़ना आपने। अब कम्युनलिज्म ये सब पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ये मत भूलना कि बताया नहीं। पूछा जाता है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ टर्म कम्युनलिज्म, कम्यूनल एंड कम्युनलिज्म, तो दोनों ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो ये लिख के रख लो, मत बोलना बताया नहीं। और एक्सप्लेन द डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ कम्युनलिज्म, ये भी लेकिन ऊपर वाला पूरा देख लेना। ये ही पहले बता दिए टॉपिक, इन दोनों को नहीं छोड़ना आपने। कम्युनल मीनिंग क्या है इसका, ये आप देख लो यहाँ से। अब मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि बाकी भी फिर। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, communal roots, nationalist व्यू पॉइंट, सम स्कॉलर्स क्या बोला मैंने इसको, स्कॉलरली है, एंटी मूवमेंट, सोशल कॉन्टेक्ट, ये सब पढ़ना है भाई। अगर आपको यहाँ पे लेंथी लग रहा है, आप गूगल में सर्च कीजिए कम्युनलिज्म क्या होता है, मतलब बता देगा आपको, टेंशन किस बात की। पूरा आपको थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स सब पढ़ के जाना, मीनिंग वीनिंग तो सब ख़त्म, इतना मसला थोड़ी है। पर करना ज़रूर है इसको, कोई छोड़ना नहीं। बोलोगे अब सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, लिख के रख लो। कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म को नहीं छोड़ना है, इन दोनों में से क्वेश्चन बनता है, आप दोनों करो। आर में आता है तो ये नहीं आता दूसरा, बात ख़त्म, 20 नंबर कहीं नहीं गए। तो ये बता देना आपको। अब चलो यहाँ पे बताती हूँ क्या है इम्पोर्टेंट है, देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे देखना है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म सेकुलरिज्म एंड सेकुलराइजेशन एंड सेकुलरिज्म, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी पूछ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म में, तो दोनों को अब इसको लंबा करके नहीं, आपको मीनिंग आना चाहिए, नहीं तो आप क्या ही कर लोगे, क्या लिखोगे। एनालाइज द peculiar nature of secularism which is adopted in, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, देख लिया भाई, मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या आता है इसमें। द टर्म सेकुलरिज्म पूरा ये देखो, द वर्ड सेकुलर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से निकला है सेकुलर से, विच मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ और जनरेशन। द वर्ड सेकुलर केम टू द एसोसिएटेड विद द सोशल प्रोसेस ऑफ सेकुलरिज्म। ये मीनिंग थोड़ा सा लर्न कर देना, बात ख़त्म। यहाँ से आप पॉइंट्स कुछ भी डाल लो, समझना है खाली आपने। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बस, जिसको इंग्लिश नहीं आती वही मार खाता है। तो पहले हिंदी में सोचो फिर इंग्लिश में लिखो। अब ये नहीं है कि पूरी परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए बस, बात ख़त्म। पॉइंट्स याद कर लो। तो ये सब पूरा पढ़ना है। चर्च एंड द स्टेट मैं बता चुकी हूँ क्या क्या है, और मुझे लगता है कि इतना आपको कॉफ़ी है पास होने के लिए। आप ये सब ये देख लिए, ये भी पूछा जाता है, ये वाला कर लेना ये, ठीक है ना, मत बोलना बताया नहीं। ग्रोथ ऑफ सेल्फ ये भी रिफॉर्मेशन, ये पॉइंट्स हैं। सेकुलरिज्म ये वर्ल्ड, इसको रहने दो। सेकुलरिज्म इन इंडिया एंड सेकुलरिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट, नहीं छोड़ना इसको, पूरा पढ़ लेना है आपने दोनों चैप्टर। बाकी तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है एग्ज़ाम, और आपको जो है 100 मार्क्स का होता है। पास होने के लिए 35 मार्क्स की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे हो चुका है हमारा ख़त्म, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, तो
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हेल्प हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा कैसा गया आपको, क्या मैंने जो बताया था वो पेपर में आया कि नहीं, आप पढ़ के गए कि नहीं। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि अगर आपको नहीं आता है, आप थोड़ा बहुत इधर से क्या करना है, आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, मतलब नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, तो आप खुद से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसकी डिमांड आ रही थी, मैंने पूरी कर ली है, तो बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।